So, Jai Hind everyone. Let's start this current affairs discussion. The first topic है कि पाकिस्तान जाने से इंडिया ने मना किया है, वहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली थी तो इंडिया है डिनाइड. ओके, तो ये किस में काम आएगा? एक तो पीसीएस में भी ये काम आएगा क्योंकि कहाँ हो रहा था, कहाँ पे इसका प्लान था. दूसरा, इंडिया पाकिस्तान का जो रिलेशन है इंटरनेशनल रिलेशन में, उसमें ये हम यूज कर सकते हैं. After that, we will see that the ransomware attack hit the crucial defense unit last year. अभी जो रिपोर्ट आया है उसमें है कि इंडिया के कई क्रूशियल जो डिफेंस यूनिट है वहां पे ransomware अटैक हुआ है. What is the ransomware? This is the virus. रैंसम का मतलब क्या होता है? रैंसम का मतलब होता है फिरौती मांगना. होता है ना फिरौती. आप पकड़ के किसी को रख लिया हो और कहें कि जब आप पैसे देंगे तो छोड़ेंगे, ऐसा होता है. मानिए वायरस आ जाए, आपके मोबाइल में वायरस कोई डाल दे और जब आप खोले तो आपका मोबाइल खुले ही नहीं. क्या है कि आप 300 रुपये दीजिए तब जाके आपका वो जाके हटाएगा वायरस, तो आपका खोल पाएंगे. तो पहले 300 रुपये आपको पे करना पड़ेगा. अब आप मजबूरी में है, तुरंत आपको कहीं कॉल करना है तो आप 300 दे देंगे ना, क्योंकि डिपेंड अपॉन कि कितनी नेसेसिटी है. आपके लिए तो 300-500 हो तब देंगे, वरना आप कहेंगे जाके मैं वेट कर लूँगा. लेकिन बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, उसका लैपटॉप हैक कर लिया, उसको करोड़ों का डील करना है तो वो लाखों में दे देगा ना. कोई नेशंस है, उसका बहुत इम्पोर्टेंट अगर कोई भी कंप्यूटर ऑपरेशन जितना भी है अगर हैक है तो वो तो करोड़ों में देगा. तो दैट इज द रैंसमवेयर. रैंसम का मतलब फिरौती. आपके लैपटॉप को वो टोटल फंक्शनिंग बंद कर देगा एंड जब आप पैसा देंगे तब जाके आपका ऑपरेट होगा. दिस इज नोन एज द रैंसमवेयर. ओके, देन वी विल सी दैट द COP29 जो होने वाला है, व्हाट इज दिस? दिस इज रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज. कहाँ पे होने वाला है? बाकू अजरबैजान में. हम लोग पढ़ रहे हैं ना, बाकू अजरबैजान में. बाकू कहाँ का कैपिटल है? अजरबैजान. अजरबैजान कहाँ पे है? एशिया में, यूक्रेन के बगल में है. एशिया एंड यूरोप का बॉर्डर एरिया है. हम लोगों ने एक दिन देखा था ना, अर्मेनिया और अजरबैजान आपस में लड़ रहे हैं, बीच में अरल सी था, उसके बगल में देखा था एक दिन. यूक्रेन ऊपर था, रशिया दूसरी तरफ था, उसके ऊपर जॉर्जिया था, जॉर्जिया पे रशिया ने अटैक किया था. एक दिन ये सब हमने डिस्कस किया था, मैप भी मैंने दिखाया था. आफ्टर दैट वी विल सी दैट द AI का यूज हेल्थ केयर में भी हो सकता है, तो सिर्फ रेफरेंस है, एंड सोशल सेक्टर में भी हो सकता है. ठीक है. देन वी विल सी दैट द दारुल उलम देवबंद लिफ्ट द बैन ऑन द वीमेन एंट्री. ठीक है. तो आप देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ द रिस्ट्रिक्शन जो बैन है अलग अलग रिलीजन के नाम पे हम देखते रहते हैं. तो ये वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ दैट. कभी भी वीमेंस पे लिखना हो तो आप ये सब एग्जांपल दे सकते हैं कि दारुल उलूम अभी भी वो बैन करके रखा है कि वीमेंस की एंट्री पर्टिकुलर उनके इंस्टीट्यूट में नहीं हो सकता है. ठीक है. After that, we will see that the growing concern over the commercialization over tourism and the पैराग्लाइडिंग बूम इन द बीर. बीर एक जगह का नाम है, कांगड़ा में है, जहाँ पे पैराग्लाइडिंग हो रहा है. तो बस आपको ये याद रखना है कि बीर बिलिंगडन कहाँ पे है, दैट इज इनटू द कांगड़ा. कांगड़ा में पैराग्लाइडिंग होता है. आप माउंटेन के ऊपर से चढ़ के ग्लाइड करते हैं, उड़ते हुए आप नीचे आते हैं. नीचे एक फील्ड होता है बहुत बड़ा, वहाँ पे आप लैंड करते हैं. यही होता है. After that, we will see that the don't get carried away by the fantastic jargon of patriarchy. फिनेंस मिनिस्टर से पूछा गया कि विमेंस के लिए अभी भी रिस्ट्रिक्शन है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई नहीं बात है. पेट्रियार्कल सोसाइटी है तो भी विमेंस आगे बढ़ती हैं. तो उन्होंने कुछ एग्जांपल दिया है जस्ट फॉर द रेफरेंस. सोसाइटी में कभी आप विमेंस से रिलेटेड आंसर लिख रहे हैं तो वहाँ पे वो काम आ सकता है. ठीक है. आफ्टर दैट वी विल सी दैट द AP ऑफिशियल रिस्क. रिस्क मीन्स क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय द रिस्क? बचाना. रिस्क मीन्स बचाना. गर्ल्स ट्रैफिक फॉर द 40,000 में एक लड़की को बेच दिया था और उसको वहां के ऑफिसर ने बचाया है. तो ये हम देखेंगे किस आर्टिकल के थ्रू आएगा, आर्टिकल 23. ठीक है. तो आर्टिकल 23-24 आज हम लोग पढ़ेंगे. आफ्टर दैट वी विल सी दैट इन द
आंध्र प्रदेश सी प्लेन अभी इनॉर्गोरेट किया है फॉर द टूरिज्म। व्हाट इज द सी प्लेन? सी प्लेन, जहाज पानी में उतरेगा और पानी से उड़ेगा, पानी में तैरेगा भी। सी प्लेन यही होगा ना कि जो लैंडिंग होगी दैट विल बी इन द सी, पानी में। तो उन्होंने यहाँ पे टूरिज्म के लिए स्टार्ट किया है, लोगों को मजा आएगा, उड़ के भी जाएंगे, पानी में लैंडिंग करेंगे, तो वो टूरिज्म प्रमोट करने के लिए है। ओके, आंध्रा में कहाँ पे हुआ है वो अभी हम देखेंगे। विजयवाड़ा से स्टार्ट हुआ है। आफ्टर दैट वी विल सी दैट द पॉलिटिकल स्लगफिश बीइंग द कोविड स्कैम रिपोर्ट। तो अभी हम लोगों ने कौन सा रिपोर्ट पढ़ा था? कर्नाटका में कौन सा कमीशन बना है फॉर द कोविड? माइकल डी कून्हा कमीशन, ऐसे कुछ पढ़ा था ना, जस्ट पीसेस के लिए यू शुड नो द नेम। एमपी स्पीकर कैंपेनिंग कांग्रेस राइट टू द स्टेट इलेक्शन कमीशन। यहाँ पे है कि स्पीकर को थोड़ा सा न्यूट्रल देखा जाता है, माना जाता है कि एक बार इलेक्शन हो जाता है तो यू शुड नॉट बी पार्टिसिपेटिंग इनटू द इलेक्शन कैंपेन। तो दिस इज द मेन थिंग। एंड यहाँ पे देखिएगा कि थोड़ा सा स्पीकर के बारे में जानेंगे। व्हाट इज द आर्टिकल दैट इज एसोसिएटेड विद द स्पीकर, ठीक है, आर्टिकल 93 है। Then we will see that the accessibility for the disabled person is a fundamental rights rules top court। तो यहाँ पे है कि accessibility, what is mean by the accessibility? हाँ, मतलब आप जैसे नॉर्मल इंसान है वो सीढ़ियों पे चढ़ जाता है, तो अगर छत है वहाँ पे, कुछ बिल्डिंग ऊपर जाना है, क्लासेज है, तो व्यवस्था ऐसा होना चाहिए कि जो डिसेबल पर्सन है, अगर वो पैर से डिसेबल है तो उसको कुछ रैंप होना चाहिए कि सीढ़ियों के किनारे पकड़ पकड़ के वो चढ़ जाए। अंधा है तो उसके लिए, ब्लाइंड अगर है तो उसके नीचे साइन होना चाहिए कि वो देख देख के ऊपर चला जाए। दिस इज द डिसेबल्ड फ्रेंडली का मतलब यही होता है ना कि मैं डिसेबिलिटी हो फिर भी उस चीज को वैसे ही इंजॉय करूं जैसे नॉर्मल आदमी। जैसे हमारे लिए, जैसे जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए सेपरेट टॉयलेट होना चाहिए क्योंकि उनके लिए अलग डिमांड है। तो अगर कोई भी बिल्डिंग बनता है तो कहीं ना कहीं हर एक बिल्डिंग में इस चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ये फंडामेंटल राइट्स के जैसे है। जैसे होता है ना कि आप अगर डिसेबल पर्सन को एक्सेसिबिलिटी नहीं देते हैं तो उसके फंडामेंटल राइट से आप उसको बेदखल करते हैं ना। तो यही इन्होंने कहा है द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एमिड प्रोटेस्ट सेंटर सेज प्रोक्योरमेंट टू द पैडी इन द पंजाब गोइंग स्मूथली। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, एमएसपी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? गवर्नमेंट प्राइस फिक्स करती है बिफोर द क्रॉपिंग सीजन, ताकि उसी अनुसार क्रॉपिंग फार्मर्स करें, उसके बाद वो उसको बाय करते हैं, खरीदते हैं, यही है ना। तो उसके लिए ये है कि ये लीगल नहीं है। लीगल का मतलब इन्होंने कहीं एक्ट नहीं बनाया है, इन्होंने स्कीम के जैसे चलाया है। स्कीम में कंपलसरी नहीं होता, स्कीम में मन किया तो खरीदे, मन किया तो नहीं खरीदे। कोर्ट में आप नहीं जा सकते हैं। कोई एक्ट होता अगर वो इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट इतना परसेंटेज खरीदेगी जितना हम पैडी, तो वहाँ पे आप कोर्ट जा सकते हैं। तो वही तो अभी आप देख रहे होंगे कि फार्मर्स यही तो डिमांड कर रहे थे कि लीगल बना दीजिए। जब गवर्नमेंट फार्म्स लॉ लाई थी, लॉ को रिपील करने के पहले क्या था मेन मुद्दा, कि जो अभी भी फार्मर्स हमेशा प्रोटेस्ट करते रहते हैं कि जो एमएसपीज है दैट शुड बी द लीगलाइज, दैट इज द मेन डिमांड। तो यहाँ पे वही है कि क्रिटिसिज्म हो रहा था कि पंजाब में जो प्रोडक्शन हुआ है गवर्नमेंट खरीद नहीं रही है। होता है ना, एपीएमसी मंडीज होते हैं, वहां पे खरीद बिक्री होती है। ठीक है, तो उसी पे वी शुड नो दैट व्हाट इज द एपीएमसी। दिस इज द पार्ट ऑफ जीएस पेपर 3, जो इकोनॉमी में एग्रीकल्चर वाला सेक्शन है, वहां पे ये प्रॉपर तरीके से डिस्कस होता है। डोमेस्टिक सेवर्स ऑफ द ऑफसेट फॉरेन इज इन्वेस्टर एक्सोडस। एक्सोडस का मतलब क्या होता है? झुंड में भाग जाना। एक्सोडस का मतलब झुंड में पलायन करना। जैसे होता है ना, आप देखते होंगे कि अभी कोविड था तो एक्सोडस हो रहा था ना, लोग अपने शहरों से अपने अपने गांव में भाग रहे थे ना। नॉर्मल को माइग्रेशन कहते हैं कि एक आदमी दो आदमी जा रहा है तो वो जस्ट माइग्रेट कर रहा है। लेकिन एक्सोडस का मतलब होता है झुंड में एक साथ काफी लोगों का पलायन करना। जैसे एक्सोडस होता है, कहीं किसी एरिया में आग लग गया किसी जंगल में, तो पूरे एनिमल एक्सोडस उस एरिया से, तो वही एक्सोडस होता है। यहाँ पे कौन एक्सोडस कर रहा है? फॉरेन इन्वेस्टर। फॉरेन इन्वेस्टर क्या होता है, जैसे हम कंपनियां होती हैं वो अपना अपना शेयर्स, अपने अपने इक्विटीज
बेचती हैं, और आप खरीद लें या तो विदेश फॉरेनर्स भी खरीद सकते हैं जिसके पास पैसा ज़्यादा है। बाद में यही है कि अगर वो कंपनी बढ़ रही है तो उनको बेनिफिट होता है। दिस इज द मेन थिंग। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फॉरेन कंपनीज हैं जिन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट किया था वो काफ़ी तेजी से बाहर जा रहे हैं। कई रीजन हो सकता है, जैसे हो सकता है कि यूएस का जो, अगर वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है वो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, जैसे मैं अगर वहाँ के बैंक में 10 रुपए जमा करूँ और वो उस पर 4% का इंटरेस्ट रेट दे, और इंडिया में वो सिर्फ 3% कमा पा रहे हैं, तो होता है ना वो चले जाते हैं। या तो इंडिया का मार्केट परफॉर्मेंस अच्छा ना हो तो चले जाते हैं। तो दिस इज द, ये ऐसा होता है, या तो इंडिया का डिस्ट्रेस दिखाएगा, उतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, या तो दिखाएगा फॉरेन में कोई कंट्री अच्छा परफॉर्म कर रही है या उनको अच्छा जगह मिला जहाँ पे वो अपने पैसे को, कैपिटल को लगा सके। देन वी विल सी दैट द FM टेल्स RRB, ये होता है रीजनल, रूरल रीजनल बैंक्स टू डेवलप द प्रोडक्ट फॉर MSMEs। रूरल रीजनल बैंक आपने देखा होगा, गांव में ग्रामीण बैंक होता है, ठीक है, तो ये रीजनल रूरल बैंक होते हैं। ये ऐसे जगहों पे सर्व करते हैं जहाँ पे बेनिफिट नहीं होता है बैंक्स को। रूरल एरिया में कहाँ लोगों के पास है कि बैंक में जमा करें, और जो लोग लोन देते हैं वो चुका भी नहीं पाते, घाटा ही लगता है। मेन पैसा कहाँ पे होता है? शहरों में होता है। शहरों में ही तो होगा पैसे, लोगों के पास बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो सैलरीड हैं वो हैं। तो रूरल एरिया में जल्दी जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं वो नहीं जाते हैं, क्योंकि जहाँ बेनिफिट होगा वहीं तो जाएंगे। जहाँ बेनिफिट होगा वहाँ क्यों जाएंगे वो? उनको तो कॉमर्स करना है, उनको तो कमाना है पैसे, जो कॉमर्शियल बैंक है। तो वहाँ के लिए गवर्नमेंट स्पेशल बैंक बनाती है, दैट इज द रीजनल रूरल बैंक या रूरल रीजनल बैंक। ओके, then we will see that the inactivated COVID-19 vaccine CoronaVac associated with the TTP। TTP एक पर्टिकुलर टाइप का एक बीमारी होता है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग होता है। कोविड-19 में हम लोग देख रहे थे ना, ब्लड क्लॉटिंग, जमने का, थक्का जम जा रहा था, उसका इम्पैक्ट, उसको थ्रॉबिंग कहते हैं, ठीक है, तो उसको हम पढ़ेंगे। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय द इनएक्टिवेटेड वैक्सीन? उसको इनएक्टिवेट कर दिया जाता है, वो एक्टिव नहीं रहता है, लेकिन इतना उसमें कैपेबिलिटी रहती है कि जब वो एंट्री करेगा हमारे बॉडी में तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उसको रेप्लिकेट करके उसके खिलाफ अपना एंटीबॉडी क्रिएट करेगा, और एंटीबॉडी लड़ना सीख जाता है। तो बाद में जब असली वाला जिंदा वायरस भी आएगा तो वो उसे मार के एलिमिनेट कर देगा। देन वी हैव द कैटरपिलर फंगस कैन स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ द कैंसर सेल। ये अभी रिसर्च चल रहा है तो इसको हम डीप में नहीं जाएंगे। आफ्टर दैट वी विल सी दैट द वाई कंबोडिया H5N1 रिसोर्टेंट वायरस नीड क्लोज मॉनिटरिंग। तो H5N1 क्या है? बर्ड फ्लू। H1N1 स्वाइन फ्लू। डे टाइम स्लीपनेस may be tied to the dementia syndrome. What is mean by the dementia? डिमेंशिया मतलब होता है भूलने की बीमारी, ठीक है। तो जो लोग ज्यादा दिन में सोते हैं उनको डिमेंशिया होने के चांसेस ज्यादा होता है, या जो लोग दिन में कम एक्टिव रहते हैं। नहीं होता है कि किसी को 4 घंटा सोना ही होता है दिन में, तो दिस इज नॉट गुड साइन फॉर द योर मेंटल कंडीशन। खासकर जो डिमेंशिया या जो ये होता है, एक और बीमारी होती है सिजनोफ्रेनिया। सिजनोफ्रेनिया होती है ना जिसमें हम भूल जाते हैं चीजों को, तो ये सब के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके, DNA एविडेंस ऑफ पीपल बरीड इनटू द वॉल्केनिक इरप्शन। यहाँ पे देखिएगा कि एक बहुत ही 2000 साल पहले एक वॉल्केनो आया था इटली में, वहाँ पूरा गांव उस वॉल्केनो के लावा के अंदर दब गया था और सारा गांव, एक लोग नहीं बचे थे। तो वो अब उसको खोद रहे हैं तो नीचे हड्डियां मिलती हैं, तो उसको चेक कर रहे हैं। तो पहले अलग इंटरप्रिटेशन था, लेकिन अभी जो उनके DNA से मैचिंग करा रहे हैं तो उनका अलग अलग आ रहा है। जैसे पहले लगता था कि कोई पास पास है, एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहा था, तो ऐसा लगता था कि वो मदर एंड उसका चाइल्ड है। लेकिन अभी जो रिसोर्स आ रहा है DNA टेस्टिंग से, तो उनका DNA अलग है, दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। तो ऐसे ऐसे मतलब एक नया हो रहा है। बस आपको ये जानना है कि वॉल्केनो कहाँ पे आया था और कौन, ये बहुत फेमस वॉल्केनो है, ठीक है, और कौन से। दिस इज इनटू द इटली, पैम्पेई उस गांव का नाम था, ठीक है। After that we will see that the India will fail to meet
2025 टीबी एलिमिनेशन टारगेट, अभी हम टारगेट किए थे कि 2025 तक हम एलिमिनेट कर लेंगे। ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी टारगेट था, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 2030 तक का हमने एम दिया हुआ है। लेकिन अभी देख रहे हैं इंडिया ने 2025 का किया था, पर उतना तेजी से हमने एलिमिनेट नहीं कर पाए। तो अभी हम नहीं लग रहा है कि 2030 तक भी फॉलो कर पाएंगे, कि जो हम एम कर रहे हैं कि एलिमिनेशन ऑफ द टीबी, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। नॉट वॉल्केनिज्म, ये है कि वॉल्केनिक एक्टिविटीज का क्या अलग अलग उसका रीजन होता है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी विल सी दैट द हाउ विल टर्म ट्रीट इलीगल इंडियंस। अभी बहुत सा केस आ रहा है कि इंडियंस को भी यूएस में जाके रहना होता है ना, वहाँ की लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा है, तो हर एक इंसान चाहता है कि यूएस में जाके कैसे भी एंट्री मिल जाए। एंट्री नहीं मिलती है तो वो बॉर्डर से इलीगली घुसने की कोशिश करते हैं, तो पकड़े जाते हैं, तो उनको डिपोर्ट किया जाता है। तो अभी हम देखेंगे कि ट्रम्प के आने के बाद किस तरीके से ट्रीटमेंट होगा। जैसे आप देखिएगा कि जिस हम्म, तो प्रवासी को थोड़े भेजा जाएगा, जो इलीगल है उनको भेजा जाएगा ना। जो जिनको वीजा मिला है उनको थोड़े भेज देंगे। इलीगल का मतलब जो, हाँ वो तो बढ़ा चढ़ा के देते हैं न्यूज को सेंसनाइज बनाने के लिए, तो वो तो देंगे ही। वो इसलिए बोल रहे हैं कि जो इलीगल इंडियंस है बहुत ज़्यादा इलीगल पकड़े जाते हैं, क्योंकि वहाँ का ओपन बॉर्डर है। किसके साथ ओपन बॉर्डर है? कनाडा के साथ ओपन बॉर्डर है, और जो मैक्सिको के साथ बॉर्डर है वो थोड़ा सा पोरस है। पोरस का मतलब वहाँ पे फेंसिंग थोड़ी कठिन है, रेगिस्तान है, तो ऐसे में वो ड्यूरेबल नहीं होता है जो भी फेंसिंग करते हैं, क्योंकि हर आदमी जाना चाहता है ना, और वहाँ पे जॉब बहुत ज़्यादा है। वो नहीं चाहते हैं कि बाहर से लोग आके उनका जॉब लेके जाएं। वहाँ का रिसोर्स, कोई भी डेवलप्ड देश है तो वो चाहेगा ना, जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, वहाँ पे भी लोग जाना चाहते हैं। यूएस सुपर पावर है, तो मैक्सिमम लोग चाहेंगे ना कि सबसे जो ताकतवर देश है वहाँ पे जाके रहें। तो दिस इज द केस। और वहाँ पे फ्रीडम भी बहुत है, गवर्नमेंट वहाँ की जैसे फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन भी बहुत करते हैं। जो उनके पास ममीज है, ममीज जो होते हैं हजारों सालों बाद भी होते हैं। तो दिस इज द वे। जैसे कि अभी लेनिन की बॉडी बचा के रखा है रस्सा वाला। लिविंग स्टैंडर्ड पे ये सब डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट न्यूज दैट वी आर गोइंग टू टेक इज व्हाट आर द कॉस्ट ऑफ द पॉपुलेशन डिक्लाइन। पॉपुलेशन डिक्लाइन हम देख रहे हैं कि कुछ स्टेट में बहुत ज़्यादा है, जैसे तमिलनाडु है, केरला में है, बहुत ज़्यादा है। यूपी बिहार पॉपुलेशन बढ़ाते जा रहे हैं। तो इस बात को भी लेके एक फ्यूचर में इम्प्लीकेशन हो सकता है। पहला इम्प्लीकेशन ये हो सकता है कि जो सीट्स हैं, जैसे यूपी में अब है ना कि यूपी में अब पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, जो हमारा एमपीज का नंबर है वो पॉपुलेशन के हिसाब से होता है। तो ऑलरेडी अभी पॉपुलेशन ये है, तो यूपी से ही सारे प्रधानमंत्री बनते हैं। यूपी से लड़ना ही पड़ता है। मोदी जी गुजरात से आके यूपी से क्यों लड़ रहे हैं? नेहरू, इंदिरा गांधी, सो जो भी है, जो भी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होता है मैक्सिमम, वो आके यहीं से लड़ता है, क्योंकि उनको पता है कि अगर यहाँ और बिहार में जीत गए तो गवर्नमेंट उन्हीं की बनती है। दिस इज द केस। तो अभी ये हाल है कि अभी भी यूपी है, और आने वाले टाइम में और बढ़ा रहे हैं, तो और लड़ाई होगा ना तमिलनाडु की। मेन तो यही है, गवर्नमेंट यहीं से बनती है। तो यहाँ पे एक पूरा डिस्कशन दिया है कि क्या इम्प्लीकेशन होगा, तो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन होगा, सोशल इम्प्लीकेशन होगा। तो ये सब का डिस्कशन अभी हम लोग करेंगे, ये थोड़ा डिटेल में करेंगे। इस पे एक मेंस का आंसर भी हम लोग लिखेंगे, क्योंकि ये मेंस का टॉपिक है। पॉपुलेशन इज द जीएस पेपर 1 में है। पॉपुलेशन एक सेपरेट टॉपिक है सोसाइटी के अंडर में, तो इसको हम लिखेंगे। Then in the last we will see that the what happened India's firm on the US blacklist। अभी US ने कुछ इंडियन फॉर्म्स को ब्लैकलिस्ट किया है, तो उसका क्या इम्प्लीकेशन होगा वो हम एक बार डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ों का टॉपिक बहुत ज़्यादा है, तो जल्दी जल्दी भी करेंगे। पीसेस वालों को सिर्फ हम नाम देख के आगे बढ़ेंगे। तो पहला ये है कि इंडिया नेक्स्ट ईयर चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, चैंपियंस ट्रॉफी इनटू द पाकिस्तान। तो इंडिया ने मना कर दिया है, क्योंकि हमारे उनके बीच में रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है। ब्रेकअप ऑलरेडी जब हमने 2019 में जब हमने 370 हटाया था, तभी से हमारे बीच में एक तरीके से एक कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट वाला कंडीशन है। 370 क्या है? डेली न्यूज में आता है 370।
जम्मू एंड कश्मीर का सेपरेट रूल था, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था, उनको हमने हटा दिया। 35A भी हटाया था। 35A भी जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था। उसमें यह था कि वही नागरिकता वहाँ से मिलेगा जो वहीं का हो। ऐसा नहीं है कि बाहरी जाके शादी कर ले तो उनको नागरिकता मिल जाएगी। इससे भी काफ़ी डिस्प्यूट था, क्योंकि वहाँ के विमेंस को उनका जो प्रॉपर्टी का राइट था वो सब कुछ खत्म हो जाता है, वैसे भी नहीं मिलता है, लेकिन ये लॉ के अनुसार तो लीगली खत्म कर दे रहे थे, ये इश्यू था। तो 35A एंड 370 हमने हटाया था। ओके, जो होने वाला है ये यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो वहाँ के हेड हैं, उन्होंने लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम से बोला है। तो गद्दाफी स्टेडियम कभी आए तो यू शुड नो दिस इन द लाहौर, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स वी शुड बी नोइंग। इंडिया ने प्रपोजल लिया था कि जो आप मैच करा रहे हैं आप उसको कंबाइंड करा के करा लीजिए। पाकिस्तान में कुछ मैच रख लीजिए और कुछ मैच यूएई में रख लीजिए। यूएई कहाँ पे है? वो तो यूएसए है, यूनाइटेड अरब अमीरात, यही पढ़ा था। सऊदी अरबिया, वो आप जब देखते हैं कि रेड सी ये पर्सियन गल्फ पे है ना, जिसके सामने रसा है, रसा नहीं, ईरान है। ईरान को ही पर्सिया कहते हैं ना। मैप खोलिए एशिया वाला, पर्सियन गल्फ, दिस इज द पर्सियन गल्फ। सऊदी अरेबिया है, ये पर्सियन गल्फ है। यूएई कहाँ दिख रहा है? ये यूएई है। अबू धाबी का नाम तो सुना होगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, उसके बगल में कतार है। हाँ, पर्सिया ईरान को ही बोलते थे, पारस की खाड़ी। ये वाला एरिया से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस पे आपका बहुत कमांड होना चाहिए, ठीक है ना। यमन, ओमन कल बताया था, सऊदी अरबिया यहाँ पे है, यूएई यहाँ पे है एंड यहाँ पे कतार है, ठीक है, क्लियर। और ये जो है दैट इज द व्हाट इज दिस स्टेट ऑफ हार्मुज, जो दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। और ये वाला यहाँ पे जो बाब अल मंदाब, दो स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज न्यूज में रहता है, ये याद हो जाना चाहिए। जैसे आपका कोई भी कंप्यूटर या कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे किसी ने वायरस अटैक किया और आपका खुल नहीं रहा है, ओपन नहीं हो रहा है, और वहाँ पे आपका काफ़ी नीड है। जैसे अगर हमारे आपके में हो तो हम लोग कितने तक, अगर हमसे 50,000 मांगे तो हम नया मोबाइल लेके आएंगे, नहीं जाएंगे ना। लेकिन हमसे 300 कोई मांगे तो व्हाट विल आई डू, पे कर दूंगा, क्योंकि मुझे ज़रूरी कॉल करना होगा। तो ऐसे अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, उसके लैपटॉप को हैक कर लिया, वहाँ पे अगर रैंसमवेयर हुआ तो वो करोड़ों में दे सकते हैं, क्योंकि उनकी बिजनेस डील है, ठीक है। तो वहाँ पे रैंसमवेयर का बस यही मतलब है कि यू विल नॉट एबल टू ओपन योर कंप्यूटर और वॉट एवर द फंक्शन इज देयर विद योर लैपटॉप। तो वहाँ पे वही रैंसमवेयर देने की बात होती है। अब ये मेनली होता है दैट इज फ्रॉम द, अभी रिपोर्ट आया है और रिपोर्ट में ये आया है कि इंडिया के जो मैक्सिमम डिफेंस एरियाज हैं वहाँ पे अटैक हुआ है और ये कंटिन्यूसली बढ़ा है। आप देखिएगा कि 2017 में जो रैंसमवेयर सच अटैक जो था वो 50,000 के आसपास था। अभी जो रिपोर्ट आया है नियर अबाउट 15 लाख सच इंसिडेंट जहाँ पे वायरस अटैक हुआ है, कहीं ना कहीं डेटा कॉम्प्रोमाइज हुआ है। यहाँ पे डेटा भी चुराते हैं। रैंसमवेयर इज द वन ऑफ द मेनी टाइप ऑफ द वायरसेस, ठीक है ना। तो रैंसमवेयर इज द वन ऑफ दिस। उसके सिवा DDoS यहाँ पे होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ द सर्विसेज भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर पे अटैक होता है, आपके लैपटॉप पे, आपके कंप्यूटर पे अटैक होता है। यहाँ से भी क्या करते हैं, दे ट्राई टू डिसरप्ट द सर्विसेज। जो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज है, इसमें ये है कि एक ही बार बम्बार्डमेंट हो जाएगा डिफरेंट टाइप ऑफ द मेल। जैसे आपका मेल है तो आप मानिए 1-2 मेल आ रहा है तो आप पढ़ते रहते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। आपके पास 1 लाख मेल आ गया तो आप फंक्शन नहीं कर पाएंगे ना, आपको लगेगा क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। चैट बोट का यूज होता है। चैट बोट वो कितना भी भेज सकता है, क्योंकि उसको तो टाइप वाइप थोड़ी करना है, उसमें तो पहले से वो फीड करते हैं और जैसा इंस्ट्रक्शन होता है दे डू एज पर देयर इंस्ट्रक्शन। तो DDoS इज ऑल्सो द ए टाइप ऑफ द अटैक ऑन द दिस डिजिटल सिस्टम। और मोस्टली ये होता है जो हमारे
बैंकिंग सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, ठीक है ना, जितना भी इम्पोर्टेंट एरिया है फिनेंस मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे होगा, तो दे ट्राई टू डिसरप्ट द सर्विसेज। जैसे अभी हो अटैक करके कितना घाटा लगा देंगे। अगर पूरे बैंक के सर्विस को 10 दिन तक इन्होंने डिसरप्ट कर दिया तो इंडिया की इकोनॉमी स्लाइड करेगी नीचे। तो अभी जो मेनली अटैक हो रहा है, एंड मोस्टली इंडिया का जो अटैक जो आ रहा है दैट इज फ्रॉम द चाइनीज साइड, चाइना से मैक्सिमम जो उसका ओरिजिन पॉइंट है दैट इज देयर। समझ में आ रहा है व्हाट इज दिस? तो DDoS एंड द रैंसमवेयर इट शुड बी द क्लियर। तो बता तो रहा हूं 50,000 केसेस 2017 में था और अभी कंटिन्यूअसली हो रहा है। जो डेटा इन्होंने दिया, इन्होंने कहा कि 2017 में जो अटैक हुआ, आप लोग सुनते होंगे ना इन पे वायरस करके अटैक किया, इस इंस्टीट्यूट पे हुआ। तो यहाँ पे है जो मैक्सिमम अटैक हो रहा है दैट इज, जैसे एक जो आप एग्जांपल पूछ रही हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च पे अटैक हुआ है रिसेंट, जो काफी हाई लेवल पे हुआ है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो, और अभी कुछ साल लास्ट ईयर ये आया था कि नियर अबाउट 81 करोड़ जो इंडियंस हैं, जैसे हमारा आधार होता है, आप लोगों का आधार है, 81 करोड़ इंडियंस के नेम, एड्रेस एंड जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो चोरी हुआ था। तो कहीं ना कहीं दिस इज द ब्रीच ऑफ द आवर प्राइवेसी, आवर डेटा एज वेल। गवर्नमेंट हमसे डेटा ले रही है और खुद सुरक्षा नहीं दे पा रही है। तो दैट इज, उससे ये होता है ना, जैसे हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे, डिजिटल अरेस्ट पढ़ रहे थे, उसमें क्या होता है कि उनके पास सब इंफॉर्मेशन होता है। अगर ये डेटा चुरा के क्या करेंगे, वो आपका जानेंगे कि आपके भाई कहाँ रहते हैं, किस कॉलेज में पढ़ते हैं, कहाँ उनकी बात होती है, फिर उसी अनुसार वो आपसे बात करेंगे कि अरे आपके भाई यहाँ गए थे इस कॉलेज में, तभी तो आपको बिलीव होगा। तो मैक्सिमम जो पर्सनल अटैक हो रहा है वो इस बेसिस पे हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइवेसी ब्रीच। क्लियर हो रहा है ये? सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द दिस न्यूज। The next news that we are going to cover is the COP29. What is the COP29? This is related to the climate change. Climate change हो रहा है, it is due to the emission of the greenhouse gases. Greenhouse gases जैसे कि CO2 हुआ, मीथेन हुआ, इनके एमिशन से क्या होता है, एक दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या था, जैसे हमने पढ़ा था कि ये हमारा अर्थ है, यहाँ से हम एमिट कर रहे हैं जितने भी ग्रीन हाउस गैसेज, और वो हमारे इन्वायरमेंट में जाके सस्पेंड रहते हैं, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ द क्लाउड बना के रहेंगे। नॉर्मल जो सन से आता है रेज आएगा इनटू द शॉर्ट वेव रेडिएशन। शॉर्ट वेव रेडिएशन के लिए ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, दे कैन नॉट एब्जॉर्ब द हीट एनर्जी, वेव नहीं करेंगे, तो यहाँ पे अर्थ पे आएगा, ठीक है। अब अर्थ पे आएगा तो ये इसको हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। हर एक जितनी भी बॉडीज होती है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि जितना हीट एब्जॉर्ब करता है वो उतना रेडिएट करता है। फिजिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने। अर्थ भी सेम अमाउंट ऑफ रेडिएट करता है लेकिन वेवलेंथ बदल जाता है। शॉर्ट वेव आएगा और अब लॉन्ग वेव जाएगा। जब लॉन्ग वेव जाएगा तो दे आर कैपेबल ऑफ द एब्जॉर्बिंग द लॉन्ग वेव। ये जितने भी गैसेज हैं ग्रीन हाउस गैसेज, दे आर एबल टू एब्जॉर्ब द लॉन्ग वेव, ठीक है। जो टेरेस्ट्रियल वेव होते हैं दे कैन एब्जॉर्ब। अब ये जब एब्जॉर्ब करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इनकी हीट एनर्जी बढ़ेगी। अब ये जब होगा तो ये दोबारा करेंगे ऐसे एमिट, कुछ अंदर करेंगे कुछ बाहर करेंगे। अगर ये गैस नहीं होता तो ये बाहर आ जाता तो हीट एनर्जी नहीं बढ़ती ओवरऑल अर्थ की। लेकिन ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहा है और वापस भेज रहा है। तो अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर जो ये, अगर ये गैस नहीं रहता तो कुछ कम रहता, लेकिन इन गैसों के कारण वो एब्जॉर्ब करके वापस भेज रहे हैं तो यहाँ पे हीट एनर्जी बढ़ेगी, ट्रैप हो रही है। आर यू गेटिंग ना? दिस इज द मेन थिंग। तो मेन डिबेट जो चल रहा है दैट हाउ टू रिड्यूस दिस ग्रीन हाउस गैसेज, इंक्रीज हो जा रहे हैं। मानिए यहाँ पे 100 जूल आ रहा था एनर्जी, ठीक है। अभी ये वापस भेज देता 100 का 100 जूल, तो ये बैलेंस रहता है। जितना हीट आ रहा है जा रहा है, पृथ्वी का टेम्परेचर ना घटता ना बढ़ता। लेकिन अब ये 100 जूल आ रहा है और जा रहा है 80 जूल, क्योंकि कुछ जो है वो ग्रीन हाउस गैसेज 20 जूल उन्होंने एब्जॉर्ब किया एंड इन्होंने वापस भेजा। तो बैलेंस बिगड़ रहा है ना। जो अर्थ का है एक हमारा जीने का एक प्रॉपर टेम्परेचर है ना। आप भी देखते होंगे गर्मियों में 40 डिग्री से ऊपर जाता है तो हम परेशान होने लगते हैं।
तो क्लाइमेट चेंज अगर इसके कारण हुआ ड्यू टू द ग्रीन हाउस गैसेस, तो ओवरऑल अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा। जब ये जितना गैस बढ़ेगा उतना टेम्परेचर बढ़ेगा, तो क्या होगा कि जो बैलेंस आने का रेडिएशन है जाने का वो बिगड़ रहा है, तो यहाँ पे लिविंग कंडीशन मुश्किल हो जाएगी ना। जो शिफ्ट होता है कि डिफरेंट जो डाइवर्सिटी है, डिफरेंट टाइप ऑफ द एनिमल्स हैं, स्पीसीज है, वो एलिमिनेट होने लगता है। हर एक स्पीसीज का एक होता है ना लिविंग कंडीशन, और इसके कारण बहुत से इम्पैक्ट आ रहे हैं, जैसे कि बीमारियां बढ़ रही हैं। पहले जो था, जैसे अभी देखिए, अभी क्यों अभी भी गर्मी क्यों लग रही है? नॉर्मली नवंबर में टेम्परेचर डिक्रीज करने होने लगता था। दिवाली के दिन स्वेटर कुछ ना कुछ निकल जाती थी, लेकिन अभी तक नहीं निकला। ठीक है, छठ पे लोग जाते थे पूरा एकदम पहन के जाते थे, लेकिन अभी नहीं दिख रहा है ये। दिस इज ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग ही हो रहा है ना। जो टेम्परेचर था वो बढ़ गया, धीरे धीरे टेम्परेचर अगर बढ़ते गया तो हमारी भी है ना 100 डिग्री हो गया, तो वी कैन नॉट सर्वाइव ऑन द अर्थ। ऐसे जो है एक दो टेम्परेचर पे भी कई जो स्पीसीज है वो नहीं सर्वाइव करते हैं। दूसरा इसका घाटा ये है कि जो स्पीसीज कुछ ऐसे जैसे मच्छर हैं वो गर्मियों में जिंदा रहते हैं, ठंड में नहीं वो सर्वाइव कर पाते हैं। तो बीमारियां जैसे मच्छर से होने वाला बीमारी जैसे डेंगू हुआ, मलेरिया हुआ, चिकनगुनिया हुआ, वो ऐसे जगहों पे जा रहे हैं जहाँ पे पहले ये बीमारियां नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल उत्तराखंड ठंडा एरिया था, लेकिन ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग, ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, अब वहाँ पे भी मच्छर पाए जाने लगे हैं। सेम इज द केस विद द हायर लैटिट्यूड। जब आप यूरोप में जाते हैं वो ऊपर था तो वहाँ पे हमेशा ठंड रहती थी, लेकिन ड्यू टू द दिस ग्लोबल वार्मिंग एंड द क्लाइमेट चेंज वहाँ पे भी इन सब स्पीसीज का अब मॉस्किटो है बीमारियां बढ़ रही हैं। ओवरऑल जो बर्डन है वो इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू द दिस हेल्थ इम्प्लीकेशन एज वेल। क्लियर हो रहा है? अब जो ये मीटिंग होती है तो हमने 1991-92 में एक रियो और समिट किया था, और वहाँ पे हमने रियो और समिट में ये डिसाइड किया था कि इस क्लाइमेट चेंज को रोकना है। उसी के अनुसार हम लोग हमेशा हर साल मीटिंग करते रहते हैं। तो अभी जो सबसे बड़ा मीटिंग हुआ था 2015 में पेरिस में हुआ था, और वहाँ पे हमने पेरिस एग्रीमेंट किया था। पेरिस एग्रीमेंट में हमने ये डिसाइड किया था कि 100 सालों में टेम्परेचर तो बढ़ेगा, क्योंकि हमारी लिविंग स्टाइल जो है उसके अनुसार जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो बढ़ रही है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल यूज कर रहे हैं, एसी यूज कर रहे हैं, डिफरेंट एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, हर आदमी यूज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ज़्यादा है, तो वो कहाँ से प्रोड्यूस होगा? कोल से ही होगा। जब कोल जलाएंगे या क्रूड ऑयल जलाएंगे तो CO2 प्रोड्यूस होगा ही। आर यू गेटिंग ना? तो हमने यहाँ पे ये डिस्कस किया था पेरिस एग्रीमेंट में, टेम्परेचर जो बढ़ रहा है वो तो हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन वो बहुत तेजी से ना बढ़े उसको हम रोक सकते हैं। तो हमने ये डिसाइड किया था कि 100 साल में हम 2 डिग्री ही बढ़ने देंगे ओवरऑल टेम्परेचर को, जो नॉर्मल टेम्परेचर था। और कंपैरिजन में किसके? प्री इंडस्ट्रियल टाइम। प्री इंडस्ट्रियल टाइम मतलब जब से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कब से स्टार्ट हुआ? 1750 से 1850 के बीच में, जब से स्टीम इंजन की खोज हुई, जब से इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई, तभी से। उसके पहले तो सब कुछ हैंडमेड था ना, तो वहाँ पे क्रूड ऑयल की जरूरत ही नहीं होती थी, तो गैसेज एमिट नहीं होते थे। 1750 के पहले जब पहली बार जब खोज हुआ, पहली बार किसने स्टीम इंजन की खोज हुई? किसने किया था? जेम्स वाट। जेम्स वाट ने किया था। उसके बाद बल्ब की खोज हुई, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी ये सब की खोज होते गई और मशीन का यूज होते गया। ठीक है, तो हमने जो टेम्परेचर डिसाइड किया है 2 डिग्री, वो कहाँ से कम करेंगे? 2 डिग्री जो बढ़ेगा, मतलब जो प्री इंडस्ट्रियल टाइम था वहां से 2 डिग्री हम बढ़ा के लेके जाएंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि अभी 2000 कितना चल रहा है? 24 चल रहा है। 2024 में ही नियर अबाउट 1 डिग्री हम लोग क्रॉस कर गए हैं। मुझे लग रहा है जो अभी तक प्रिडिक्शन है कि 8-10 साल में वो जो हमने फिक्स किया था पेरिस एग्रीमेंट में, वो 8-10 ही साल में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, हमने डिसाइड किया है कि 2100, मतलब अभी तो 2024 चल रहा है, 76 साल बाद 2100 आएगा। उसमें हमने सोचा था कि जो प्री इंडस्ट्रियल टाइम था उससे 2 डिग्री पे रोक लेंगे। जो प्री इंडस्ट्रियल टाइम पे ओवरऑल टेम्परेचर था वो 13 डिग्री था। हाँ, यही बनाते हैं। क्लियर हो रहा है? ये प्री इंडस्ट्रियल टाइम समझ में आ रहा है? प्री इंडस्ट्रियल टाइम जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ उसके पहले जो टेम्परेचर था 13 डिग्री के आसपास था। तो हमारा जो एम है कि 2 डिग्री मैक्सिमम हम करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि 1.5 डिग्री 1.5 डिग्री पे ही रोक दिया जाए।
क्योंकि इस ग्लोबल वार्मिंग से तो हमें तो ठीक है, लेकिन जो लोग आइलैंड में रहते हैं, श्रीलंका, मालदीव, वो लोग डूब रहे हैं। अगर जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग आ रहा है तो पूरा श्रीलंका, मालदीव तो अभी 20 साल में डूब जाएगा। मालदीव को तो सोच रहे हैं कहीं और बसा है। आधा जो बांग्लादेश है वो डूब जाएगा, हमारा वेस्ट बंगाल डूब जाएगा। कोस्टल एरिया हमारे भी है, हम तो यूपी में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे जो कोस्टल एरिया है, जितने भी जो आइलैंड है, उनके डूबने के चांसेज है। क्योंकि जब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो तेजी से आइस भी तो पिघल रहे हैं, और आइस पिघल के कहाँ जाएंगे? समंदर में ही जाएंगे। तो ओवरऑल अगर हमें सरवाइव करना है, कई इसके निगेटिव इम्प्लीकेशन है, जैसे कि बीमारियां बढ़ रही हैं, मच्छरों का जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आइलैंड डूब रहे हैं, जो हमारा प्रोडक्टिविटी है कि जो हम ऐसे वर्किंग कंडीशन होता था कि 8-10 घंटे आराम से काम कर लेते थे, जो हमारा आजकल धूप में मई जून में काम करना बहुत मुश्किल हो गया, तो लेबर लोग नहीं काम कर पा रहे, तो प्रोडक्टिविटी भी घट रही है। तो ओवरऑल मेनी इम्प्लीकेशन है। तो उसको हमने करने के लिए हमने डिसाइड किया था कि 2 डिग्री तक हम लोग रोकने की कोशिश करेंगे, और हमारा एफर्ट होगा कि 1.5 तक ही रोक दें। क्लियर हो रहा है? ये हमने कहाँ पे डिसाइड किया था? पेरिस एग्रीमेंट में। पेरिस एग्रीमेंट में बोला। अब हमने पेरिस एग्रीमेंट में ये भी डिसाइड किया था कि अब कौन रोकेगा CO2? CO2 का एमिशन कौन कर रहा है? डेवलप्ड वर्ल्ड तो ऑलरेडी कर चुके हैं, अभी तो डेवलपिंग वर्ल्ड कर रहे हैं, जैसे कि चाइना हुआ, इंडिया हुआ, ब्राजील हुआ, क्योंकि वो लोग तो पहले से डेवलप कर गए हैं। उन्होंने जितना यूज करके डेवलप करना था, दे ऑलरेडी हैव डन। नाउ वी आर डूइंग। तो अब हम रोक दें। अब जो डेवलपिंग कंट्री है वो कह रहे हैं कि अगर हम रोक दें तो हमारे जो गरीब लोग हैं वो कैसे आगे होंगे? जब डेवलपमेंट नहीं होगा, जब हम फैक्ट्रियां बंद कर देंगे, ऑलरेडी जॉब नहीं मिल रहा है, ऑलरेडी अगर जो फैक्ट्रीज है वो बंद कर दें, तो हाउ वी विल बी गिविंग द जॉब? तो लिविंग कंडीशन क्या होगी? पॉवर्टी का कंडीशन आ जाएगा ना। तो हमें पॉवर्टी भी बैलेंस करना है, हमें अपना सर्वाइवल भी देखना है, दोनों को बैलेंस करना है। तो पेरिस एग्रीमेंट में जब डेवलपिंग वर्ल्ड, डेवलप्ड वर्ल्ड सब लोग बैठे थे मीटिंग में, तो उन्होंने कहा कि इसका एक तरीका है कि टेक्नोलॉजी ऐसा लाया जाए कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो, लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी से हो जहां से एमिशन ना हो। फॉर एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ द कोल वी कैन यूज द सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। लेकिन दिक्कत ये है कि विंड एनर्जी तो कहना बहुत आसान है, उसमें पैसे बहुत लगते हैं। कोल में तो आपने जमीन से खोदा, आपने उसको जलाया, फिर पानी को स्टीम बनाया, टरबाइन घुमाया, इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो गई, ज़्यादा टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। लेकिन फॉर द सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वहाँ पे टेक्नोलॉजी होती है, क्योंकि उसके जो स्टोरेज होते हैं उसके लिए लिथियम की जरूरत होती है। ये सब बैटरी की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। मैक्सिमम टेक्नोलॉजी इज कमिंग फ्रॉम द डेवलप्ड वर्ल्ड। और जो ये जो रेयर अर्थ मटेरियल है, लिथियम जो भी है, ये सब चाइना एंड अदर कंट्रीज से आ रहा है। तो एक गरीब आदमी के लिए आप टेक्नोलॉजी कह लीजिए तो मुश्किल होगा ना। जैसे हम एक कैसे एक मिडिल क्लास आदमी है, कमा कमा के उसने एसी खरीदा, ठीक है। अब कोई आके खरीद कहे कि नहीं एसी तुम 5 स्टार लाओ। अब एसी 5 स्टार और नॉर्मल एसी के बीच में जो डिफरेंस है 40,000 का है, तो मुश्किल से 30-35 हजार जुटा के जा रहा है खरीदने। आप उस पर और बर्डन बढ़ा दें, तो या तो आप सब्सिडी दीजिए, जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, आपको डर है कि क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, तो आप उसको सब्सिडी कीजिए ना, क्योंकि आपके पास पैसे ज्यादा है। और इस इंसान के पास पैसे नहीं है पर ये यूज कर रहा है, उससे क्या होगा? एमिशन होगा। तो डेवलपिंग वर्ल्ड का ये डिमांड है कि हमें जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वो हमें टेक्नोलॉजी दे और पैसे दे मिटिगेशन के लिए। आर यू गेटिंग ना? उसी बात पे लड़ाई है जो यहाँ पे डिस्कशन इसमें दिया है कि हमने वहां पे डिसाइड किया था कि पेरिस एग्रीमेंट के पहले भी हमने डिसाइड किया था कि पैसे देंगे डेवलप्ड वर्ल्ड। और जो एक एग्रीमेंट हुआ था वो कोपेनहेगन 2009 में जो मीटिंग हुई थी, वहां पे डेवलप्ड वर्ल्ड ने डिसाइड किया था कि बाय द 2020 डेवलप्ड वर्ल्ड 100 बिलियन पर ईयर पे करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज को। क्या उन्होंने कहा था? डेवलप्ड वर्ल्ड ने कहा था कि डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं उनको वो फंड करेंगे 10 बिलियन पर ईयर के हिसाब से। क्लियर हो रही है? अब इन्होंने कहा था फंडिंग देंगे, लेकिन ये क्या करते हैं कि यहाँ पे चीटिंग होने लगती है। ऑन द नेम ऑफ द फंडिंग वो जो लोन देते हैं उसको भी वो कंसीडर करते हैं कि फंडिंग है। जैसे यहाँ पे बात हुई थी ग्रांट, जैसे कोई अब जो एसी वाला है, मैं एग्जांपल दे रहा था, वहाँ पे 30,000 का डिफरेंस आ रहा है, उन्होंने कहा मैं दे दूंगा। अब उन्होंने 30,000 दे दिया, फिर वो बोले कि उस पर इंटरेस्ट लाओ, मतलब वो लोन जैसे दे रहे हैं और बाद में कह रहे हैं कि मैंने दिया तो है। बात तो वो हुई थी कि फंडिंग होगा ना, फंडिंग का मतलब आप टोटल ग्रांट देंगे। ग्रांट जब आप देते हैं तो पैसे वापस नहीं लेते हैं,
आर यू गेटिंग ना कि क्या यहाँ पे डिबेट है? तो डेवलपिंग वर्ल्ड और डेवलप्ड वर्ल्ड में यही लड़ाई हमेशा होती है। जो अभी का होने वाला है, अजरबैजान के जो कैपिटल है बाकू, वहाँ पे है, अभी होने वाला है नवंबर में ही। वहाँ पे यही है कि कैसे इसको रिजॉल्व किया जाए। अभी कुछ मीटिंग में ये हुआ कि ये 100 बिलियन जो है ना, $100 बिलियन, ये भी सफिशिएंट नहीं है। जिस तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, आर यू गेटिंग ना, कि जो जिस तरीके से अब समंदर में जो लोग डूब रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत पैसे लगेंगे ना, उनको तो उठाना भी है, अपर लैंड भी बनाना है, फिर उनके लिए जो चेंजेज हो रहा है उसको भी कोप अप करना है। दिस इज क्लियर? ये मिलियन बिलियन वाला समझ में आया था कहीं कि कैसे चेंज करते हैं? व्हाट इज द मेथड? जैसे 1 ट्रिलियन को अगर करना है तो कैसे करेंगे? गुड। 1 ट्रिलियन है तो पहले बिलियन में चेंज करेंगे, तो हम 1000 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू 1000 बिलियन हो गया। और बिलियन को फिर किस में करेंगे? मिलियन में। तो फिर से क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो होगा टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। ये क्या हो गया? मिलियन हो गया। ट्रिलियन टू बिलियन, बिलियन टू मिलियन। अब हम यहां से सीखे थे कि कैसे लाख और करोड़ में बदलते हैं। अगर करोड़ में चेंज करना है तो 1 जीरो में हटाना था, करोड़ ज्यादा होता है, तो 1 जीरो अगर मैं हटाऊंगा तो टोटल कितना होगा? 5 जीरो बचा, तो 1 लाख करोड़ हो गया। करोड़ ऐसा ही होता है ना, करोड़ तो हम लोग जानते हैं, लाख तो हम लोग डेली यूज करते हैं। लाख में हो तो 1 जीरो हम लोग बढ़ा रहे थे। तो अगर यहां तक मिलियन तक आपको समझना है, मिलियन से लाख और करोड़ में चेंज कर लेना है, एंड दैट इज वेरी इजी। करोड़ में यू हैव टू जस्ट रिमूव 1 जीरो, मतलब यू हैव टू डिवाइड बाय द 10, एंड फॉर द लाख यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय द 10 एंड इट विल बी। अब बस ये समझिए कि 1 जीरो हटाना है, 1 जीरो ऐड करना है, इससे इजी होगा। तो टोटल होगा यहाँ पे 7, ये हो गया लैक्स। हो गया? इजी हो गया? अभी समझ में आया? सिंपल है। ट्रिलियन टू बिलियन, बिलियन टू मिलियन, इतना होता है। उसके बाद यू कैन कन्वर्ट इनटू द लाख्स एंड करोड़। दिस इज वेरी, अब ये हमेशा आएगा जब बजट होगा, तो वो भी ये आ भी सकता है। क्योंकि कंटिन्यूअसली 5 ट्रिलियन मोदी जी बोलते हैं कि हम अब लाने वाले हैं, लाने वाले हैं। लोगों को नहीं पता होता। एक बार संबित पात्रा से बोल रहा तो वो काउंट करने लगा, नहीं पता। मीटिंग चल रही थी तो वही एक नहीं होता है, टीवी का डिबेट चल रहा था, तो संबित पात्रा से पूछा कि अब तो इजी एकदम बता दिया, बस 1000 से यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई, कभी भी है तो मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट न्यूज इज विद रिस्पेक्ट टू द रिसर्च है दिल्ली का, और वहां पे है कि हाउ वी कैन यूज द एआई फॉर द अदर सोशल एक्टिविटीज। जैसे कि एआई का यूज कहाँ हो सकता है? प्रिसीजन से अगर कोई ऑपरेशन करना है तो एआई कर देगा, क्योंकि ऐसे इंसान का हाथ कांपता है, डॉक्टर है फिर भी इंसान है, उसके इमोशन है। एआई का कोई इमोशन नहीं है। तो अगर प्रिसीजन से कोई भी ऑपरेशन करना है, कोई भी सर्जरी करना है, तो प्रिसीजन मतलब एकदम एग्जैक्ट तरीके से कि कहाँ किस वाले वीन को, जैसे होता है ना, इधर का नस उधर निकल जाए, छोटे छोटे होते हैं ना, तो जो आम हम लोग करते हैं, डॉक्टर कितना भी एजुकेटेड है बट वी हैव द इमोशन। लेकिन जब एआई करेगा तो वी हैव टू गिव द डेटा, और वो विदाउट एनी इमोशन वो जाके करेगा, तो वो इजी हो जाएगा। और भी बहुत यूज हो सकता है। अभी आप देखिएगा कि डिलीवरी जो हो रहा है एआई का यूज करके हम लोग कर ले रहे हैं। एआई से काफी डेटा एनालिसिस हो रहा है, दैट इज बीइंग डन। तो एआई का यूज तो काफी है। आजकल तो पोएम भी लिखवा ले रहे हैं हम एआई का यूज करके। तो आने वाले टाइम में एआई का बहुत यूज है। इसी पे बहुत से एरिया में रिसर्च इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था, जस्ट दैट इज फॉर दैट। और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है, जीएस पेपर 3 पूछ सकता है क्वेश्चन कि एआई का कहाँ कहाँ यूज होता है। दारुल उलम देवबंद ने वीमेंस को बोला है कि आप आ सकते हैं उनके इंस्टीट्यूट में, बट हिजाब पहन के आइएगा और एक मेल मेंबर होना चाहिए। तो ये जब सोसाइटी का आप क्वेश्चन लिखेंगे तो वन ऑफ द एग्जाम्पल, अभी हम लोग कुछ दिन पहले क्या पढ़े थे, तालिबान कहा था कि वीमेंस बाहर जाएं तो अपने साथ किसी फैमिली मेंबर को लेके जाएं, उनके साथ अगर ड्राइवर है तो वो गाना ना चलाए। तो इस तरीके का हम देखते रहते हैं। ये रिलीजन हमेशा रिफॉर्म की जरूरत होती है। जितना भी रिलीजन जिसमें अभी रिफॉर्म की जरूरत है, तो एक तरीका रिफॉर्म है। पहले वुमेन्स को जाने भी नहीं देते थे। सबरीमाला में हिंदुइज्म में भी तो नहीं जाने देते थे ऑन द टाइम ऑफ द, जैसे कि एक मेंस्ट्रुएशन के टाइम में
ए पर्टिकुलर एज में, अभी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है। तो ये सब एग्जाम्पल कहाँ आप यूज करेंगे? जब वीमेंस इंपावरमेंट पे अगर ऐसे आता है या सोसाइटी पे वीमेंस इंपावरमेंट से रिलेटेड आता है तो आप ये सब एग्जाम्पल देंगे कि इस तरीके का तो अभी भी रिफॉर्म हो रहा है। तो दिस इज द यू कैन यूज एज द फॉर्डर पॉइंट। यहाँ पे दिया हुआ है कि कांगड़ा का एक जगह है जहाँ पे आजकल पैराग्लाइडिंग बहुत हो रहा है। बिल्डिंग्स लैंडिंग साइट कांगड़ा में है। ये कह रहे हैं कि कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है। तो इसमें एनालिसिस सही है कि इसके इंक्रीज होने से टूरिज्म वहाँ इंक्रीज हुआ है। टूरिज्म इंक्रीज हुआ है तो लोकल्स हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो गई है। तो जितने भी माउंटेनियस एरिया हैं खेती करना बहुत मुश्किल है। अधिक से अधिक प्लांटेशन हो जाते हैं एप्पल्स के या कुछ चुने हुए साइट्रस फूड के, लेकिन वहाँ पे मेनली क्या है, टूरिज्म ही ऑप्शन है। नेपाल की पूरी इकोनॉमी किस पे डिपेंडेंट है? टूरिज्म पे ही है, अदरवाइज दे फेल। तो यही है, इन्होंने कहा कि काफी इससे इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो दिस इज गुड थिंग। आप कभी भी ये सब एग्जाम्पल, कांगड़ा उत्तराखंड नहीं हिमाचल में है। कांगड़ा के बाद मनाली उससे 50-60 किलोमीटर है, उसी के किनारे से ब्यास नदी बहती है। अगेन नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज, जैसे ये हमारी फिनेंस मिनिस्टर कहीं गई थी तो उनसे पूछा गया कि वीमेंस के लिए तो काफ़ी दिक्कत है अभी भी समाज में, पैट्रियार्कल सोसाइटी है। तो इन्होंने कहा कि अरे कैसे दिक्कत है? इन्होंने काउंट करा दिया कि इंदिरा गांधी है, अरुणा आसफ अली है, सरोजिनी नायडू है, ये सब तो आगे बढ़े हैं। तो लेकिन ये सब चीजें है ना, आप इस पे डबल डिबेट कर सकते हैं, पॉजिटिव भी निगेटिव भी। ऐसा बात करके आप फालतू का इनकरेज तो कर देते हैं, लेकिन सही मायने में आप उनको कुछ देते नहीं है। जो आदमी पीछे है तो उसको कुछ पॉजिटिव एक्शन, अफर्मेटिव एक्शन चाहिए होता है, क्योंकि समाज ने उनको पीछे रखा है। आप विमेंस को जो कह रहे हैं कि आप तुलना कर रहे हैं इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी अपने दम पे थोड़ी आई थी, उनके पिताजी जवाहरलाल नेहरू थे। कोई भी विमेंस को अपने दम पे बढ़ने में एज कंपेयर टू द मेल कैंडिडेट ऑलवेज देयर इज द हर्डल। दे ऑल हैव बीन द एलिट भी तो रहे, असंघर्ष तो मैं भी कर लूं, ये भी कर ले, ये प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगी, हालत खराब हो जाएगा। बन जाएंगी, पॉसिबल है, लेकिन इंदिरा गांधी की तुलना में इनके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। आज यू गेटिंग ना? अपने दम पे आप एग्जाम्पल दिखाए ना, ऐसे तो शेख हसीना भी है, हालत तो वहां वुमेन्स की खराब है। तो आप एक्सेप्शनल एग्जाम्पल देके ये नहीं कह सकते कि कुछ नहीं है। अब कोई कहे कि भारत में गरीबी है तो आप एग्जाम्पल दे, अंबानी अदानी तो है इतने अमीर, अरे वो है ना भाई, लेकिन आप स्लम में जाइए। और ऐसे में दिक्कत ये होती है फिर जो उनके राइट्स की बात होती है, जैसे वीमेंस की रिजर्वेशन की बात जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उस समय हुई थी, कुछ ऐसे ही जो वहां पे थी बैठी हुई जो उस समय की फ्रीडम फाइटर थी, ठीक है, उन्होंने एक रिस्पेक्ट में बोला था कि वीमेंस को हमें कुछ नहीं चाहिए अलग से रिजर्वेशन, लेकिन हमें रिस्पेक्ट चाहिए। ये बात तो सही है, लेकिन रिस्पेक्ट कैसे मिलेगा जब तक इक्वालिटी नहीं आएगी? आप आर्टिफिशियल रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हैं। असली रिस्पेक्ट तभी आएगा, रिस्पेक्ट देगा तो दया दिखा के देगा ना। लेकिन आप इक्वल फुटिंग पे रहें तो वो दया वाला रिस्पेक्ट नहीं आएगा, वो है कि आई हैव अर्न। उसके लिए है कि यू हैव टू गिव द रिजर्वेशन। अभी तो दिया ना रिजर्वेशन लाके। ये डिबेट जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसी समय हुआ था। तो उस समय उस असेंबली में ये राजकुमारी अमृत कौर थी और ये रमाबाई थी। ये लोगों ने विरोध किया था कि नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए अलग से, हमें, ये लोग एलिट थे ऑलरेडी। राजकुमारी वो राजकुमारी थी जो ये भी थी, ये भी ऑलरेडी अच्छे बैकग्राउंड से थी। तो यहाँ पे देखिएगा कि सच में ग्राउंड पे चीजों को ला के बात करना अलग चीज होता है, और रियलिटी जो फेस होता है आप ऊपर ऊपर कह दे वो बहुत अलग होता है। तो यही इन्होंने कहा है कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, बट इस पे तो डिबेट हो सकता है। जब भी आप अगर आपको आंसर लिखना है तो आप बहुत बैलेंस आंसर लिखते हैं, आप ऐसे एग्जाम्पल नहीं दे सकते। ठीक है, आप एग्जाम्पल देंगे लेकिन साथ साथ आप काउंटर भी देंगे, दे आर द एक्सेप्शनल केस। ये अपने दम पे नहीं हुए। आम जो वीमेंस का हालत है अभी भी पैट्रियार्कल सोसाइटी झेलती हैं। जो वीमेंस वर्किंग है उनका तो और हालत खराब है। अभी ये इंटरव्यू में बहुत उनका फेवरेट क्वेश्चन है कि वो पूछते हैं, मतलब मैक्सिमम इंटरव्यू में ये जब भी जिनकी सोशियोलॉजी अगर ऑप्शनल है उनसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वीमेंस को कैसे, मतलब ये पैट्रियार्की कैसे हटाई जाए, वीमेंस को एम्पावर कैसे किया जाए और इक्वालिटी कैसे लाया जाए। तो लोग यही कहते हैं कि उनको जॉब दे दिया जाए, वीमेंस को जॉब में आएंगी तो हो जाएगा। लेकिन दिक्कत है जॉब में आने से तो और बर्डन बढ़ा दिया ना। पहले तो घर पे काम करती थी,
जॉब मिला दिया तो जॉब में जाने के बाद भी पैट्रियार्कल सोसाइटी में कि घर पे जाके उनको खाना बनाना ही पड़ता है। इंदिरा नूरी का बहुत फेमस स्टेटमेंट था, वो पेप्सिको की जब डायरेक्टर बन गई थी तब भी उनकी सास ने कहा था कि घर आके तुम खाना बनाना। इंदिरा नूरी, ठीक है। तो आप इंदिरा नूरी जो पेप्सिको की वहाँ की बाद में काफी वो सबसे टॉप पोजीशन पे गई थी। इंदिरा नूरी नहीं पता है? अच्छा, बीच में बहुत फेमस थी, आप एक बार ढूंढिएगा। पेप्सिको जो कंपनी है ना उसकी वो हेड भी बनी थी। तो वहां पे उन्होंने एक स्टेटमेंट में इंटरव्यू में पूछा कि मैं जब वहां की हेड बनने के बाद भी मैं जब घर पे आई तो मेरी सासू माँ ने बोला कि घर पे आके काम करना पड़ेगा, ये नहीं कि चुपचाप बैठना है। तो आर यू गेटिंग ना कि क्या हालत है? तो डबल बर्डन ऑफ वर्किंग वुमेन हो जाता है ना। इस पे भी बहुत डिबेट होता है कि व्हाट इज द डबल बर्डन ऑफ वर्किंग वुमेन। डबल बर्डन ये है कि आपने जॉब दे दिया, उसके बाद भी काम करवा दें। अगर एम्पावरमेंट लाना है तो जॉब के बाद जो सबसे अटमोस्ट थिंग है वो है कि जो मेन है ना, वो जो घर के जो नॉर्मल हाउस होल्ड चोर्स हैं वो दे हैव टू पार्टिसिपेट। कि जब खाना बन रहा है तो सब्जी काटने में दोनों पार्टिसिपेट करें। एक आदमी रोटी बना रहा है तो एक आदमी जाके सब्जी चलाए, तभी जाके चीजें इक्वालिटी आएंगी। अगर जॉब भी वीमेंस हो गए और तो भी जाके खाना बनाना पड़ा है तो उनकी तो हालत, आप एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं ना। उधर बॉस करेगा कंपनी में जाके, उसके जो जहाँ पे भी ऑफिस है, घर आके सासू माँ, मदर इन लॉ एंड द हस्बैंड, उनके जो और भी होते हैं रिलेटिव वो करते हैं। तो ये बहुत, आप इस पे बहुत एक बैलेंस होना चाहिए आपको, दोनों पर्सपेक्टिव आपको पता होना चाहिए। जोश जोश में आंसर नहीं देने की जरूरत है कभी भी।